हेलो आदाब दोस्तों। मैं एमआर बाबू। स्वागत है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां आप और हम मिलकर आज उर्दू अदब को पढ़ेंगे। उर्दू एक अदब ही नहीं बल्कि एक तहजीब है। चलिए आज आज मिलकर हम दोनों इस तहजीब को और बेहतर तरीके से समझेंगे। इस पे एक शायरी भी है कि किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे। किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे। अपने अपने बच्चों को फकत उर्दू पढ़ा देना। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 12th की उर्दू की बात करेंगे। क्लास 12th में उर्दू है जिसका नाम है कहकशां। आज हम कहकशां उर्दू को पढ़ेंगे। आज मैंने उर्दू की क्लास को स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी सिलेबस को इसी चैनल पर पढ़ाने का पूरा कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू अदब। उर्दू अदब तो जैसे कि उर्दू अदब हम पढ़ेंगे क्लास 12th का। तो उर्दू अदब में दो दो पार्ट में बटा हुआ उर्दू अदब। उर्दू अदब जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब कि सिलेबस के बारे में। इसकी उर्दू अदब दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक होता है हिस्सा नसर और दूसरा होता है हिस्सा शेर। हिस्सा शेर। हिस्सा नसर को हम कह सकते हैं नसरी सिन्फ। क्या कह सकते हैं, या इसको हम दूसरी भाषा में कह देंगे तो नसरी सिन्फ। और हिस्सा शेर को हम कह सकते हैं शेरी सिन्फ। शेरी सिन्फ। हिस्सा नसर। हिस्सा नसर क्या होता है? हिस्सा नसर को बोला जाए तो ये हिस्सा नसर हो गया प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन। और हिस्सा शेर जो हो गया, हिस्सा शेर में आ जाएगा पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन। हिस्सा नसर को हिंदी में बोला जाए तो गद भाग। और हिस्सा शेर को उर्दू हिंदी में बोला जाए तो पद भाग। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू अदब को। इसमें उर्दू अदब दो पार्ट में बटा हुआ है, एक हिस्सा नसर, हिस्सा शेर। हिस्सा नसर में पढ़ेंगे, जैसे कि हिस्सा नसर में कई चैप्टर हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे खाका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले चैप्टर क्या करेंगे? खाका पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे मजमून पढ़ेंगे। मजमून पढ़ेंगे खाका के बाद मजमून। उसके बाद फिर पढ़ेंगे इंसाइया। इंसाइया पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे दास्तान पढ़ेंगे। इंसाइया के ऊपर पढ़ेंगे दास्तान पढ़ेंगे। फिर अफसाना पढ़ेंगे। अफसाना पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्या? खत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खत पढ़ेंगे। यानी नसरी सिन्फ में खाका पर आ जाएगा, मजमून आ जाएगा, इंसाइया आ जाएगा, दास्तान आ जाएगा और अफसाना आ जाएगा, खत आ जाएगा। उसके बाद फिर अब हिस्से शेर। हिस्सा शेर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? नजम पढ़ेंगे, गजल पढ़ेंगे, नजम पढ़ेंगे, गजल पढ़ेंगे, कतई तारीख पढ़ेंगे, कतई तारीख पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? मरसिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मरसिया। एक मस्जिद मुतला, उसको बाद में बात करेंगे। क्या क्या हिस्सा नस्ल में आएगा? खाका पढ़ेंगे, मजमून पढ़ेंगे, इंसाइया पढ़ेंगे, दास्तान पढ़ेंगे, अफसाना पढ़ेंगे, खत पढ़ेंगे। हिस्सा नसर कहते किसको? जिसको हिस्सा नसर का मतलब आम बोलचाल में बोली जाए, जो इसमें आम बोलचाल में जो बोली जाए, आम बोल चाल में जो बोली जाए उसे नसर बात कहेंगे। और हिस्सा शेर जिसको कि शेरी अंदाज में बोला जाए, इसे शेरी अंदाज में, शेरी शेरी अंदाज में जिसको बोला जाए वो
शेर में आ जाएगा और हिस्सा नसर। जैसे कि हिस्सा नसर बोले तो एक तरह से कहानी, और हिस्सा शेर इसको शेरी अंदाज में बोलेंगे। जैसे कि किसी शेर को पढ़ेंगे इसको शेरी अंदाज में, जैसे कि शेर बोलते हैं कि लगी है आग फूलों में चमन में कौन बोलेगा, लगी है आग फूलों में चमन में कौन बोलेगा, अभी जिंदा हो बोलो तुम कफन में कौन बोलेगा, ज़बानें काट दोगे सब अगर सच बोलने वाली, हुकूमत जुल्म की होगी वतन में कौन बोलेगा, सहाफ़ी की ज़बां है या कलम है एक लिखारी का, सहाफ़ी की ज़बां है कलम है या एक लिखारी का, ये दोनों चुप रहेंगे तो वतन में कौन बोलेगा। जैसे ये अंदाज़ हो गया किसका? शेरी अंदाज़ हो गया। नस्र में किसी कहानी को पढ़ेंगे वो शेरी अंदाज़ में आ जाएगा, नस्री अंदाज़ में आ जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे? नस्री अंदाज़ को यानी उर्दू अदब के नस्र भाग को यानी हिस्सा नस्र को हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है खाका। पहला चैप्टर क्या है? खाका। जब भी खाका के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे पहला खाका के बारे में, जिसमें पहला खाका है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये मेरा आपका सिलेबस में है पहला चैप्टर। उसके मुसन्निफ़ हैं उनके लिखने वाले फरतुल्लाह बैग। पहले अभी खाका नगारी के बारे में पढ़ते हैं, खाका होता क्या है? तो उसके बाद पढ़ेंगे क्या? उसके बाद पढ़ेंगे फरतुल्लाह बैग के बारे में पढ़ेंगे, फिर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी में लिखेंगे वो खाका में क्या-क्या लिखे हैं फरतुल्लाह बैग, उसको बात करेंगे। अभी आते हैं खाका निगारी। खाका निगारी को इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में एक तरह से इसको बोलते हैं एस स्केचिंग। क्या? स्केचिंग। खाका निगारी को इंग्लिश में बोलेंगे स्केचिंग, और यानी स्केच माने क्या हुआ ना, स्केच करना यानी किसी को हम कोई जो फिगर बनाते हैं उसमें में से स्केच करते हैं, स्केच करते हैं, यही क्या कहलाया? स्केचिंग कहलाएगा। यानी खाका निगारी, खाका निगारी में क्या किसी का ऊपर स्केच किया जाता है, किसी के बारे में उसके ऐसे उसके बारे में बताया जाता है कि उसका फोटो बन जाए, उसका फिगर बन जाए। तो खाका की तारीफ करेंगे। तारीफ को हिंदी में क्या कहते हैं? परिभाषा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेफिनेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? परिभाषा। इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन। तो खाका किसे कहते हैं? खाका निगारी क्या होता है उसको पढ़ेंगे। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं, यानी खाका निगारी कहते हैं। क्या? किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। यानी किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को, शख्सियत यानी शख्सियत को हम बोलेंगे इंग्लिश में पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी। और तहरीर के माने, तहरीर के माने होता है लिखना। तहरीर के मतलब ना लिखना, तहरीर के मतलब होता है लिखना, नहीं रिटन तहरीरी फॉर्म में, इसमें फॉर्म में तहरीर फॉर्म नहीं रिटेन फॉर्म में, किसमें? रिटेन फॉर्म में। और कशी तहरीरी तस्वीर कशी को, तस्वीर मतलब फोटो फिगर, और कशी के माने होता है खींचना, और कशी के माने क्या होता है? खींचना। वही कह रहा। देखिए सबसे आसान भाषा में समझना है कि खाका कहते क्या है। पढ़ना ऐसे है कि याद करने की नौबत ना पड़े, क्लास कर लिए बस। हाँ, एक बात की इसको नोट में ज़रूर उतारिएगा, समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, नोट में उतारिएगा। और कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस पढ़ाएँगे, और आप लोग का मेहनत रहा, आप लोग का प्यार रहा तो पूरा सिलेबस को पढ़ाएँगे, और टेस्ट का भी बंदोबस्त होगी। तो क्या करा है? तारीफ, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को, यानी किसी पर्सनैलिटी, किसी शख्स की शख्सियत के बारे में। शख्सियत यानी उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में रिटेन फॉर्म में लिखना, रिटेन फॉर्म में खींचना क्या कह रहा था? खाका निगारी कहलाता है। नहीं? किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। किसी शख्स के बारे में उसकी शख्सियत को रिटेन फॉर्म में खींचना, रिटेन फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? खाका निगारी कहते हैं। अब कहेंगे खाका क्या हो सकता है? कैसे उसको खाका में क्या दें कि वो एक बेहतर खाका हो सकता है? उसके लिए है कि खाका की शर्तें, यानी खाका में ये इनकी शर्त जो है ये सब चीज रहेगा तभी एक बेहतर खाका कहलाएगा। जिसमें कि पहला में शवाने, खाका की शर्त में पहला क्या है? शवाने, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी। आज किसी खाका के बारे में लिख रहे हैं तो खाका में जो शर्तें हैं ये शर्तें उसमें रहेगा तभी वो खाका एक बेहतरीन खाका कहलाएगा।
पहली क्या है सवाने, दूसरी क्या है आंखों देखे वाकयात, तीसरी क्या है शख्सियत की दिलचस्प पहलू, शख्सियत की दिलचस्प पहलू, और चौथी क्या है साहिब खाका के असलो कदर कीमत का तयन। अब पहली बात मानिए क्या सवाने क्या होता है नहीं, आप किसी शख्स के बारे में लिख रहे हैं, उसकी शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं, जो शख्सियत को लिख रहे हैं, आप क्या होना चाहिए पहले सवाने होना चाहिए नहीं, उसकी बायोग्राफी को लिखिए। और बायोग्राफी कब लिखते हैं, आगे पॉइंट क्या है आंखों देखे वाकयात, जब अपने आंख से देखिए, सुनी हुई बातों को नहीं लिखना, सुनी हुई बात पे हम 100% यकीन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो आप अपने आंख से देखेंगे उसमें मुझे 100% कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए कह रहा है कि एक बेहतरीन खाका वो हो सकता है जिसमें उसकी पहले उसकी बायोग्राफी को लिखेंगे, और दूसरी बात क्या है आंखों देखे वाकयात, वाकयात किससे होने चाहिए आंखों देखे, अपनी आंखों से देखे हुए होना चाहिए, किसी की सुनी हुई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है शख्सियत की दिलचस्प पहलू, आप जो खाका किसी शख्स के बारे में लिख रहे हैं उसकी शख्स उस शख्स की दिलचस्प पहलू को लिखना है, यानी जिस पहलू को पढ़ने के बाद अवाम को और किसी को क्या होगा अट्रैक्ट कर ले वो पहलू, उस पहलू को लिखना है, जो जिसको पढ़ने के लिए अवाम अट्रैक्ट हो जाए, दिलचस्प हो जाए, उस पहलू को लिखना है। और चौथी बात है साहिब खाका के असल कदर कीमत का तयन, यानी साहिब खाका जिस पर आप खाका लिख रहे हैं, साहिब खाका मतलब जिस पर आप खाका लिख रहे हैं उसका कोई कदर कीमत होना चाहिए, क्या नकली नहीं, कोई असलो कदर कीमत होना चाहिए, तभी उसपे एक बेहतरीन खाका लिखा जा सकता है। चार शर्तें पहले शवाने, आंखों देखे वाकयात, शख्सियत की दिलचस्प पहलू, चौथा है साहिब खाका के असलो कदर कीमत का तयन। बोलिए शवाने, अपने जुबान से बोलिए तभी याद रहेगा, बाद में सोचते घर में जाके पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे फिर वो जुबान से उतर जाएगा, बोलने के बाद क्या होता है माइंड में रिमाइंड करता है, तभी बार बार एक बार पढ़ेंगे हो जाएगा याद। शवाने साहिब खाका के असलो कदर कीमत का तयन, शवाने आंखों देखे वाकयात, उसके बाद साहिब शवाने आंखों देखे वाकयात, शख्सियत की दिलचस्प पहलू, चौथी है साहिब खाका के असलो कदर कीमत का तयन। अब आते हैं हम खाका पढ़ेंगे, तो उर्दू के पहले खाका निगार कौन है, उर्दू के पहले खाका क्या है उसकी बात करेंगे। बात करें उर्दू के पहले खाका नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी है। उर्दू के पहले खाका कौन है नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, क्या है नजीर अहमद का पहला फरतुल्लाह बेग इसको लिखने वाले हैं, ने उर्दू का पहला खाका हमारे चैप्टर में, और पहला चैप्टर भी है जिसका नाम है नजीर अहमद की कहानी, ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12th की उर्दू का। तो उर्दू के पहले खाका नजीर अहमद की कहानी है, तो इसको लिखने वाले कौन है फरतुल्लाह बेग, तो फरतुल्लाह बेग क्या हो गए उर्दू के पहले खाका निगार हो गए, तो उर्दू के पहले खाका निगार फरतुल्लाह बेग हैं, नो डाउट। उर्दू के पहले खाका नजीर अहमद की कहानी है, इसके मुसन्निफ यानी लिखने वाले राइटर कौन है फरतुल्लाह बेग, तो उर्दू के पहले खाका निगार कौन हो जाएंगे फरतुल्लाह बेग हो जाएंगे। फिर है अशरफ शबोही और शाहिद अहमद देहलवी ने, अशरफ शबोही और शाहिद अहमद देहलवी ने बाज़ाब्ता खाका लिखा। हमें ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि दर्ज झेल में किसने बाज़ाब्ता खाका लिखे हैं, हमको दिया देगा नजीर अहमद दे देगा, फरतुल्लाह बेग दे देगा, अशरफ शबोही दे देगा, शाहिद अहमद देहलवी देगा, उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी दे देगा, तुमको याद रहेगा तब ना हम मारेंगे। तो याद क्या करना है अशरफ शबोही और शाहिद अहमद देहलवी ने बाज़ाब्ता खाका लिखा, यानी कंटिन्यूअसली खाका किसने लिखा अशरफ शबोही और शाहिद अहमद देहलवी ने। आलिमाना खाका किसने लिखा जो पूछा जाए तो उसमें आ गया रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाका लिखा। आलिमाना यानी संजीदा, आलिमाना और संजीदा खाका किसने लिखा यानी इल्म से जुड़ी बातें थी और इंटरेस्टिंग बातें थी, तो वो सब खाका किसने लिखा रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या किया आलिमाना और संजीदा खाका लिखा। तो क्या है खाका किस पे लिखे जाते हैं पहले तो जो हो गया, अब अभी आमतौर पर किस पे खाका लिखे जाते हैं, अब आमतौर पर अदीबों शायरों और बहुत मशहूर शख्सियात पर खाका लिखे जाते हैं। अदीब यानी राइटर, अदीब मतलब अब आमतौर पर अदीबों यानी राइटर, शायरों यानी पोएट, शायर यानी पोएट, और बहुत मशहूर शख्सियत यानी वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी वीआईपी लोगों पर आप खाका लिखे जाते हैं, यानी सभी पर लिखा नहीं जाता। अभी के जमाने में अब आमतौर पर खाका किस पे लिखे जाते हैं अदीबों शायरों और बहुत मशहूर शख्सियत पर खाका लिखे जाते हैं। अब अगला पॉइंट है इस सिर्फ को मकबूल बनाने में, इस सिर्फ को मकबूल बनाने में ज़राफ़त निगारों और अफसाना निगारों के वाक़या खिदमात हैं। किस सिर्फ को यानी खाका निगारी के को बेहतर बनाने के लिए, इस सारे चीज को बेहतर बनाने के लिए ज़राफ़त निगारों और अफसाना निगारों के वाक़े खिदमात हैं, वाक़े यानी बहुत बड़ा खिदमात हैं, बहुत
बड़ा खिदमत हैं। अब हम यहाँ नजीर अहमद के बारे में पूछ लिए, तो नजीर अहमद के बारे में पूछ सकता है कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन है, तो उर्दू के पहले नावल निगार नजीर अहमद हैं। उर्दू के पहले नावल निगार नजीर अहमद हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। फिर से आपको याद दिला दें कि इसी चैनल यानी संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में आपका उर्दू सिलेबस का कंप्लीटली रूप से और सबसे अलग अंदाज में आपकी तैयारी इसी चैनल पे किया जाएगा। और आप लोग यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है, एक पकड़ लेना, एक चैनल को पकड़ लेना है और आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 95 प्लस आएगा। और मेरा गोल भी ये है, मेरा टारगेट भी है कि 95 प्लस आए। कि उर्दू का पहला चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। उनके मुसन्निफ है, उनके राइटर कौन है, फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बेग के बारे में आज पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नज़ीर अहमद की कहानी में क्या क्या बताया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके सवाल जवाब को बताएंगे। फरहतुल्लाह बेग कौन है, तो फरहतुल्लाह बेग जो है उर्दू के पहले खकानिगार। पहली बात क्या है, उर्दू के पहले खकानिगार फरहतुल्लाह बेग। अब बता चुके आपको, उर्दू के पहले खकानिगार फरहतुल्लाह बेग। इन्होंने क्या खका लिखा, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। तो ये खका क्या हो गया, इनका पहला खका है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। तो फरहतुल्लाह बेग के बारे में पढ़ेंगे कि फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी। ये फरहतुल्लाह बेग क्या थे कि इनके जब वालिदा मोहतरम का इंतकाल हो गया, इनकी पैदाइश के 10 ही दिन हुए थे, इनकी पैदाइश के 10 दिन हुए थे, इनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। तब इनकी परवरिश किसने की थी, एक फूफी ने की थी। और वो फूफी जो भी थी, फूफी बेवा और लावलत थी। शायद कहीं ना कहीं, और जो फूफी को फूफी साहिब औलाद होते तो कहीं ना कहीं इसका परवरिश सही ढंग से नहीं होता, क्योंकि वो इससे बेहतर कहीं उससे चाहता। लेकिन वो क्या थी, लावलत और बेवा भी थी, जिसने इसकी परवरिश की थी। इनके वालिदा मोहतरमा, इनके पैदाइश के 10 दिन के बाद इनके वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से चल बसे थे। तो आप पढ़ेंगे फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो हुई थी अगस्त 1885 में। फरहतुल्लाह बेग की फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई थी अगस्त 1885 ईस्वी में। और इनकी जाय पैदाइश यानी पैलेस ऑफ बर्थ यानी पैलेस ऑफ बर्थ, पैदाइश की जगह कहाँ है, मोहल्ला चौरीवालान दिल्ली में बता, मोहल्ला चौरीवालान दिल्ली में। इनकी पैदाइश कब हुई थी, मोहल्ला चौरीवालान दिल्ली में इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। इनके वालिद का नाम क्या था, मुशर्रफ जहां बेगम, इनके वालिद का नाम क्या था, मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। वालिद का नाम क्या था, मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। और इनके वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहां बेगम। वालिदा का नाम मुशर्रफ जहां बेगम, या ब्रैकेट में लिख दे क्या, पैदाइश के 10 दिन के बाद इंतकाल हो गया। यानी फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश के 10 दिन के बाद, 10 दिन ही हुए थे पैदाइश के, ये मुशर्रफ जहां बेगम यानी फरहतुल्लाह बेग की वालिदा मोहतरमा क्या हो गए थे, दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो इनके दादा का नाम क्या था, मिर्जा अब्दुल्ला बेग। दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग। और जद्द अमजद का मतलब हो गया परदादा। परदादा एग्जाम में पूछ सकता है, परदादा या जद्द अमजद, दोनों में कोई पूछ सकता है, तो मिर्जा अफजल बेग होगा, मिर्जा अफजल बेग। तो इनकी फूफी का नाम क्या थी, जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुंचाया, जिनके इनके परवरिश में हाथ रहा, वो फूफी है हुस्न जहां बेगम। क्या, हुस्न जहां बेगम, जो लावलत थी और बेवा थी, और क्या था, परवरिश भी की थी। लावलत, बेवा और परवरिश की थी। कौन, फरहतुल्लाह बेग की जो परवरिश की थी, इनकी फूफी हुस्न जहां बेगम। हुस्न जहां बेगम लावलत थी और बेवा थी, याद रखिएगा। फरहतुल्लाह बेग ने 2 शादी किया। शादी जो किया था अपने चचा की बेटी से शादी किया, जिसका नाम था, चाचा का नाम था चाचा साजिद बेग। कौन, उनके चाचा का नाम क्या था, साजिद बेग। उन्हीं की बेटी से शादी किया था, जिनमें से पहली बीवी का नाम था नसीमा सुल्ताना। नसीमा सुल्ताना। पहली बीवी के वसाल के बाद, इंतकाल के बाद दूसरी बीवी का से शादी किया, तो दूसरी बीवी का नाम क्या था, जब दूसरी शादी किया, हमीदा सुल्ताना। पहली बीवी का नाम नसीमा सुल्ताना, दूसरी बीवी का नाम हमीदा सुल्ताना। उनकी वफात कब हुई, इंतकाल कब हुआ, 27 अप्रैल 1947 को। 27 अप्रैल 1947 को उनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया था। जाए वफात यानी पैलेस ऑफ डेथ, पैलेस ऑफ डेथ जाए वफात कहाँ हुआ, हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ था। और वो जो मदफून हुए थे हैदराबाद में, एक कब्रिस्तान थे, सराय इलाही चमन कब्रिस्तान। क्या, इनका वफात कब हुआ था, 1947 को हुआ था। और कहाँ पे वफात हुआ था, हैदराबाद में। हैदराबाद में एक कब्रिस्तान था, सराय इलाही चमन कब्रिस्तान, जिसमें क्या हुआ, इनका
इनको सुपुर्द खाक किया गया, इनकी इनको दफनाया गया। इनका मदफून कहाँ पे हुआ? सिला इलाही कब्रिस्तान में, इसी कब्रिस्तान में इसको क्या गया? मदफून किया गया। वजह वफात, यानी वफात का वजह क्या था? वजह क्या था? रीजन ऑफ क्या था इसका मरने का? आर्जे कल्ब। आर्जे कल्ब को बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, क्या हार्ट अटैक की वजह से क्या हो गया था? इनका इंतकाल हो गया था। वह आर्जे कल्ब। और एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फरतुल्लाह बेग का इंतकाल किस वजह से हुआ था, बता देना क्या? आर्जे कल्ब की वजह से हुआ था। रस्म बिस्मिल्लाह किसने की थी? इनकी शुरुआत किसने कराई थी? सैयद वलीउल्लाह ने की थी। मौलवी कमरुद्दीन साहब से क्या था? कुरान से कहा था, उसको नहीं लिखा है। सारी बात इंपोर्टेंट को लिखना, सारे पॉइंट को लिखना जरूरी नहीं है, जितना लिखा है यही बस, इसी को पढ़ लीजिए, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। रस्म बिस्मिल्लाह सैयद वलीउल्लाह ने की। रस्म बिस्मिल्लाह सैयद वलीउल्लाह ने किया। एंट्रेंस यानी एंट्रेंस, इंटर नहीं, एंट्रेंस यानी मैट्रिक कहाँ से किया था? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज, सॉरी कॉलेज बोलते हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से किया था। कहाँ से किया था? इंटर कहाँ से किया था? गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से किया था। और इंटर किया था जो 1903 में किया था। इंटर कब किया था? 1903 में किया था, हिंदू कॉलेज से किया था। इंटर किस कॉलेज से किया था? हिंदू कॉलेज से। कब किया था? 1903 में किया था। और फिर उसके बाद क्या है? इंटर करने के बाद उन्होंने बीए किया। क्या किया था? बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए किससे किया था? कहाँ पे किया था? किस कॉलेज में किया था? सेंट स्टेफिन्स कॉलेज में किया था। बीए सेंट स्टेफिन्स कॉलेज, बोलिए बोलिए, सेंट स्टेफिन्स कॉलेज से क्या किया था? बीए किया था। 1908 में हाई कोर्ट के मुतरजिम बने। मुतरजिम मतलब ट्रांसलेटर। इन्होंने 1908 में क्या किया था? हाई कोर्ट के मुतरजिम बने, जिसकी देखिए 1908 में इनकी वालिद मोहतरमा का 10 दिन के थे कि इनका इंतकाल हो गया। क्या बीतता होगा? और इनकी फूफी ने परवरिश की। अभी देखिए वो 1908 में क्या किया? हाई कोर्ट के मुतरजिम बन गए, ट्रांसलेटर बन गए। फिर क्या हुआ? 1910 में जोडेसियल का इम्तिहान पास किया। 1910 में क्या किया? जोडेसियल का इम्तिहान पास किया और कई ओहदे पर तरक्की करते किया। कई ओहदों पर तरक्की करते हुए फिर 1939 में ये इंस्पेक्टर अफसर बना था। 1910 में जोडेसियल का इम्तिहान पास किया और 1939 में इंस्पेक्टर अफसर बने। 1939 में इंस्पेक्टर अफसर बने और 1942 में इंस्पेक्टर अफसर के ओहदे से सबकदोश हो गया। नहीं, 1942 में सबकदोश हो गया। किस ओहदे से? इसी ओहदे से। इसी ओहदे से मुराद इंस्पेक्टर अफसर के ओहदे से। इंस्पेक्टर अफसर के ओहदे से क्या होता है? 1942 में क्या हो गया? सबकदोश हो गया। फिर कह रहा है फरतुल्ला फरहत की शोहरत। फरहत इतना तरक्की किया, दुनिया वालों ने उसको जाना किस वजह से? उनका खाका की वजह से। उन्होंने खाका लिखा था अपने उस्ताद डॉक्टर नजीर अहमद पे। खाका लिखा था, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। तो उसी खाका की वजह से ये मशहूर हुए, इनका शोहरत बढ़ा। फरहत की शोहरत का असल वजह अपने उस्ताद पर लिखा गया खाका है, जो जुलाई 1927 को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की रिसाला उर्दू में शाये हुआ था। उर्दू हिंद की रिसाला उर्दू में शाये हुआ था। किस रिसाला? एग्जाम में पूछा जाएगा कि फरतुल्लाह बेग ने जो खाका लिखा था, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, किस रिसाले से शाये हुआ था? उसको देना है, बताना क्या? उर्दू रिसाला उर्दू से शाये हुआ था। किस रिसाला से? उर्दू रिसाला से शाये हुआ था, शाये किया गया। इसे उर्दू का पहला खाका तस्कीम किया गया। पहला खाका तस्कीम किया गया किसको? फरतुल्लाह बेग के पहला खाका कौन है? नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी उनकी जबानी। नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी को क्या किया? उर्दू का पहला खाका बना माना गया। फरहत के इस खाका को खाका निगारी में खाका निगारी की तारीख में शाहकार तस्वुर किया जाता है। फरहत के इस खाका को खाका निगारी की तारीख में शाहकार तस्वुर किया जाता है। बादशाहों का काम, शाह मतलब बादशाह, शाह मतलब बादशाह, कार मतलब काम, बादशाहों का काम इस खाका के द्वारा लिया जाता है। नहीं, बादशाहों का काम से इसको क्या गया? तस्वुर किया गया था, माना गया था। फरहत की ने मुजामिने फरहत भी लिखा। इनको एक मुजामिन था, मजमून की जमा मुजामिन, इनका एक मुजामिन था, मुजामिने फरहत। इनका एक मुजामिन कहता है मुजामिने फरहत। इसको कहते हैं 7 जिल्दों में शाये किया था। मुजामिने फरहत को कितने जिल्दों में कहता है? 7 जिल्दों में मुजामिने फरहत को शाये किया था। 7 जिल्दों में मुजामिने फरहत को शाये किया था। फरहत की कुछ अहम तसानीफ, इनकी कुछ तसानीफ है, इन्होंने कुछ लिखा है, इनकी कुछ किताब के नाम है, जैसे कि मेरी दास्तां, मेरी कहानी, मेरी कहानी, फूल वालों का शेर, दिल्ली का यादगार मुशायरा, दीवान यकीन, दीवान नजीर, इंशा, ये सब क्या इनकी किताबों के नाम है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम लिखे हैं कुछ किताबों के नाम, फरहत की कुछ फरहत के कुछ अहम तसानीफ, यानी इन्होंने जो तसनीफ किया है, लिखा है, उनमें से कुछ किताबों का नाम है मेरी दास्तां, मेरी दास्तां, मेरी कहानी, फूल वालों का शेर, इंसा, दीवाने यकीन, इसके अलावा है दिल्ली का यादगार मुशायरा, इसके बाद है दीवाने नजीर। ये सब क्या है? इनके किताब। एक बार फिर से आ जाते हैं। फरहत, फरहत
फरतुल्ला बैग के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। फरतुल्ला बैग कौन है? उर्दू के पहले खाका निकाल। इनका पहला खाका कौन है? नसीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। इनकी पैदाइश अगस्त 1885 में जाए पैदाइश मोहल्ला चौड़ीवालान दिल्ली में होता। वालिद का नाम मिर्जा हशमतुल्लाह बैग। वालिद का नाम मिर्जा हशमतुल्लाह बैग। वालदा मुशर्रफ जहां बेगम। वालदा क्या था? मुशर्रफ जहां बेगम। पैदाइश के 10 दिन बाद इनका इंतकाल हो गया था। किसका? इनके फरहत के पैदाइश के 10 दिन में तो इनका इंतकाल हो गया था। बीवी नसीमा सुल्ताना, दूसरा बीवी हमीदा सुल्ताना। और यहाँ दादा का नाम क्या था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग। और परदादा यानी जद्द अमजद को कहते हैं परदादा। परदादा का नाम क्या था? मिर्जा अफजल बेग। फूफी हुस्न जहां बेगम जो लावलत बेवा थी और उनकी परवरिश की थी। फरतुल्ला बैग की परवरिश किसने की थी? फूफी ने की थी, हुस्न जहां बेगम ने। उनके बीवी का नाम है नसीमा सुल्ताना, हमीदा सुल्ताना। दूसरे उसको वफात को होता है 27 अप्रैल 1947 को होता है। जाए वफात यानी कहाँ पे वफात हुआ था? हैदराबाद में। हैदराबाद में वफात हुआ था। और वहीं पे एक कब्रिस्तान था सराय इलाही चमन कब्रिस्तान में क्या हुआ था? मदफून हुआ था। सराय इलाही चमन कब्रिस्तान में दफनाया गया था। वजह वफात हार्ट अटैक यानी आर्जे कल्ब की वजह से इनका इंतकाल हो गया था। रस्म बिस्मिल्लाह सैयद वलीउल्लाह ने कराया। एंट्रेंस मैट्रिक मैट्रिक कहाँ से किया था? गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से किया था। और इंटर हिंदू कॉलेज से किया 1903 में किया था। और क्या बात है, बीए जो किया था सेंट स्टेफेंस कॉलेज से किया था। 1908 में हाई कोर्ट का मुतरजिम बना। 1910 में जोडेसियल का इम्तिहान पास किया और कई ओहदे पर तरक्की करते हुए 1939 में क्या हुआ था? इंस्पेक्टर अफसर बना। 1942 में ओहदे से सबकदोश हो गया। और इनका शोहरत था जो इनका अपने उस्ताद पर लिखा गया खाका डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी जो लिखा है ये अपने उस्ताद पर लिखा था। वही खाका की वजह से क्या हुए? मशहूर हुए। इन्होंने मजामीन में लिखे और अपने मुजामिन का नाम क्या था? मुजामिन फरहत जिसको 7 जिल्दों में शाया किया। और इनके कुछ तसानीफ है मेरी दास्तां, मेरी कहानी, फूल वालों का शर, देहरी का यादगार मुशायरा, दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर। फिर आज यहीं तक। और अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जरूर शेयर करें। और बिहार में जहां तक हो सके वहां तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि बिहार के एक भी स्टूडेंट उर्दू जिसको डर लगता है वो यहाँ से उर्दू पढ़ के अपने आप को मोटिवेट कर सके, ना कि डर की वजह से डिमोटिवेट हो जाता है, वो मोटिवेट कर सके। और फ्री में पूरा का पूरा ओनली फ्री में पूरा का पूरा सिलेबस और अच्छे तरीके से पढ़ें। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ऑनलाइन में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह।